गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा पी ब्लॉक में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रुप 17 का डिस्कशन स्टार्ट किया था और मैं एक बार पूरा ग्रुप 17 का जो डिस्कशन है वो एनसीईआरटी से पहले एक बार कंप्लीट करता हूं और फिर उसके बाद बुकलेट में जो कंपाउंड्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार पूरी एनसीईआरटी को डिस्कस करता हूं और एनसीईआरटी में जो डिस्कशन आ रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको तो मैं आपको यहीं बता दूंगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, लास्ट क्लास में हमने अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिस्कशन कंप्लीट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एनसीईआरटी में आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, have very high electronegativity. The electronegativity decreases down the group. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अपने अपने पीरियड के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, किसी भी पीरियड में अगर आप देखोगे तो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पीरियड में कोई और एलिमेंट एक्वायर नहीं करता। और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले जाते हैं, जिसमें फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज आप देखो, जो है एक एग्जांपल गिवन है, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाई? बोल रहा है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है अपने पीरियड में। क्यों? तो अगर आप इसके पीछे देखो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप हैलोजेंस का देखोगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np5। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए जब वो इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोले कि हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स एंड देयरफॉर high effective nuclear charge. As a consequence, they readily accept one electron to acquire noble gas electronic configuration. तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, बोल रहे हैं हैलोजेंस डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने लास्ट क्लास में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को देखा है। तो बोल रहे हैं कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। हैलोजेंस में फ्लोरीन और क्लोरीन नेचर में गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। तो इसके पीछे जो है वॉन्डरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, जो वॉन्डरवाल फोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और वॉन्डरवाल फोर्सेस के स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट की वजह से इनका फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ मूव करता है। जितने भी नॉन मेटल नेचर में ऑब्जर्व होते हैं उनमें ब्रोमीन अकेला लिक्विड नॉन मेटल है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, bromine is a liquid and iodine is a solid. Their melting and boiling points steadily increase with atomic number.
ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, ये सारे हैलोजेंस कलर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस in visible region which results in the excitation of outer electrons to higher energy। जो कलर्ड होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कॉमनली बोला जाता है, वही फैक्टर यहाँ भी कंसिडर कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से ये कलर्ड फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन विजिबल रीजन which results in the excitation of outer electrons to higher energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display different colors। तो क्योंकि ये अलग अलग टाइप के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए, इसलिए ये अलग अलग कलर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन हैज येलो कलर्ड, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड एंड आयोडीन वायलेट कलर। ठीक है, तो यहां पे बोल रहे हैं फ्लोरीन का कलर कैसा है, येलो, और क्लोरीन का ग्रीनिश येलो। ठीक है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, फ्लोरीन का येलो, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेड और समटाइम्स ऑरेंज, रेड और ऑरेंज, और आयोडीन का वायलेट कलर। तो बोला है फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है बोल रहे हैं ये वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, इस वजह से दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कि ये वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं इसलिए ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन स्पेरिंगली सॉल्युबल है। आयोडीन ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। तो ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन्स टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे अगर हम आयोडीन को कंसीडर करें तो आयोडीन जो है वो वाटर में तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को कंसीडर करें तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन को वायलेट कलर देता है। ठीक है, ये आयोडीन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन को वायलेट कलर प्रोवाइड करता है। ऐसे ही ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमीन डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन को रेड और ऑरेंज कलर या ऑरेंजिस रेड बोल सकते हो कलर प्रोवाइड करता है। आगे देखो, बोला है वन क्यूरियस एनोमली वी नोट फ्रॉम टेबल 7.8। 7.8 मतलब ये जो पीछे टेबल गिवन थी, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। तो वन क्यूरियस एनोमली वी नोटिस फ्रॉम टेबल 7.8 is the smaller enthalpy of dissociation of fluorine compared to that of chlorine। वैसे आपने देखा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से भी कम है और ब्रोमीन से भी कम है। फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड और ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड दोनों से कम होती है, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड से ज्यादा होती है। So one curious anomaly we noticed from table 7.8 is the smaller enthalpy of dissociation of fluorine compared to that of chlorine, whereas halogen-halogen bond dissociation enthalpies of fluorine onwards show the expected trend। ठीक है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। तो क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओ तो ये तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड को फॉलो करता है, बट फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड है। तो बोला a reason for this anomaly is the relatively large electron repulsion among the lone pairs of fluorine molecule। तो जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन एटम पे 3-3 लोन पेयर प्रेजेंट है, उन लोन पेयर्स के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है
और वो रिपल्सन फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को डिक्रीज करता है। where they are much closer to each other than in case of chlorine। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली लो क्यों होती है, तो आप बोलोगे कि क्योंकि जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन एटम के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन लोन पेयर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है और वो रिपल्सन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को डिक्रीज करता है। अब जरा आगे देखो, एक एग्जांपल गिवन है, बोल रहे हैं ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is less negative as compared to chlorine. Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? तो बोल रहा है कि अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है, तो फिर फ्लोरीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? अब इसके पीछे अगर आप देखो तो बेसिकली जो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को आप कुछ इस तरीके से कंसिडर करोगे। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड आयन एक्वस। ये रिएक्शन होगी तो फ्लोरीन रिड्यूस होगा, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को आपको एक्सप्लेन करना है तो इस रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सब कुछ कैसे हुआ है, पूरा प्रोसेस को समझो। सबसे पहले क्या होगा, जो फ्लोरीन गैस है वो फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा, या आप इसको ऐसे लिखो, हाफ F2 गैस गिव्स फ्लोरीन एटम। पहला स्टेप तो ये होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, फ्लोरीन गैस गेन्स इलेक्ट्रॉन टू गिव फ्लोराइड आयन गैस। उसके बाद क्या होगा, फ्लोराइड आयन गैस प्लस एक्वस गिव्स फ्लोराइड आयन एक्वस। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। अब इस स्टेप में अगर आप देखो तो डेल्टा H डिसोसिएशन इन्वॉल्व है। इस स्टेप में अगर आप देखो तो यहाँ पे डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इन्वॉल्व है, और इस स्टेप को अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्वॉल्व है डेल्टा H हाइड्रेशन। डेल्टा H हाइड्रेशन, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो डेल्टा H डिसोसिएशन है ये एक्सेप्शनली लो है, एक्सेप्शनली लो है। बहुत अच्छी बात है भाई, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। आप देखो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन सफिशिएंटली हाई है, सफिशिएंटली हाई मैं बोल रहा हूं, वेरी हाई नहीं बोल रहा हूं, सफिशिएंटली हाई। सबसे ज्यादा वैल्यू तो क्लोरीन के केस में ऑब्जर्व होती है, तो ये सफिशिएंटली हाई है। और डेल्टा H हाइड्रेशन वेरी हाई। डेल्टा H हाइड्रेशन अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा है इसका डेल्टा H हाइड्रेशन। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो कन्वर्जन होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ये जो कन्वर्जन है बेटा ये हाईली एक्सोथर्मिक है। अब ये हाईली एक्सोथर्मिक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो एंडोथर्मिक स्टेप है, एंडोथर्मिक स्टेप ये वाला है, और ये वैल्यू एक्सेप्शनली लो है। ये एक्सोथर्मिक स्टेप है, ये सफिशिएंटली हाई है, और डेल्टा H हाइड्रेशन ये भी एक्सोथर्मिक स्टेप है, वेरी हाई। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे कन्वर्जन होगा फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन एक्वस का, ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। तो हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या है, फ्लोरीन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है फ्लोराइड आयन एक्वस में कन्वर्ट करने की। फ्लोरीन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है फ्लोराइड आयन एक्वस में कन्वर्ट होने की, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, कैसे बोल रहे हैं, इट इज ड्यू टू
Number one, low enthalpy of dissociation of fluorine-fluorine bond. Low enthalpy of dissociation of fluorine-fluorine bond and high hydration enthalpy of fluorine. क्योंकि क्लोरीन के साथ कंपेयर करें तो दूसरा वाला फैक्टर तो यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू वो क्लोरीन के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये लेस फेवरेबल फैक्टर होगा अगर फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर किया जाए, बट ये दोनों फैक्टर ये फेवरेबल फैक्टर है, इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा? फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये समझ में आ गया? अब जरा देखो केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ये हेडिंग गिवन है। बोले ऑल द हैलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको सब एक्वायर करेंगे, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ग्रुप वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। However, chlorine, bromine and iodine exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state also as explained below. कैसे दिखाते हैं ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो जैसे हैलोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट्स फॉर -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो पेयर्ड बनाना चाहेगा, तो पेयर्ड बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करना चाहेगा तो इसलिए +1। तो इससे -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। फिर बता रहा है कि ये अगर इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक तरीके से ग्रुप वैलेंसी 3 होनी चाहिए। अब ग्रुप वैलेंसी 3 को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो NP5 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ND में प्रमोट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर के ND में चला जाएगा, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी ग्रुप वैलेंसी 3 हो जाएगी और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेगा। इसी तरीके से अगर हमें ये ग्रुप वैलेंसी 5 चाहिए तो NP से एक और इलेक्ट्रॉन को ND में प्रमोट कर देंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब ये ग्रुप वैलेंसी 5 दिखाएगा, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेगा। और इसी तरीके से ये NS वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ND में प्रमोट करके ग्रुप वैलेंसी 7 को एक्वायर कर लेता है, यानी कि ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है इसकी -1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब जरा आगे देखो, बोले द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, bromine and iodine are realized mainly when the halogens are in combination with the small and highly electronegative fluorine and oxygen atom. तो बोल रहे हैं कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम्स हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कब एक्वायर करते हैं? जब वो या तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होते हैं या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, जब वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं तब वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंटरहैलोजेंस, जैसे इंटरहैलोजन कंपाउंड है, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, इनके ऑक्साइड्स और इनके ऑक्सो एसिड्स में वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होती है। जैसे क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्लोरिक एसिड में ऑब्जर्व होती है, HClO4।
क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऑक्साइड Cl2O7 में ऑब्जर्व होती। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन को अगर कंसिडर करें, आयोडीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऑक्सो एसिड HiO4 में ऑब्जर्व होती है, और उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके फ्लोराइड में ऑब्जर्व होती है, IF7। IF7 में वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करता है। तो अब जरा आगे देखो, बोल रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +4 एंड +6 occur in the oxides and oxo acids of chlorine and bromine। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में बोला जा रहा है कि ये ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड के फॉर्म में +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्वायर करते हैं। तो क्लोरीन की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑब्जर्व होती है Cl2O4 के फॉर्म में। ठीक है, Cl2O4 के फॉर्म में, और इसका मोनोमर है ClO2, और Cl2O6 के फॉर्म में। Cl2O4, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। The oxidation state of +4 and +6 occur in the oxide and oxo acid of chlorine and bromine। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सो एसिड है उनमें भी ये ऑब्जर्व होता है। The fluorine atom has no d orbitals in its valence shell and therefore cannot expand its octet। Being the most electronegative, it exhibits only -1 oxidation state। फ्लोरीन हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है, और वो है -1। इसके अलावा वो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर नहीं कर सकता। अब आगे देखो, बोल रहे हैं ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स। मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट करके ये हैलाइड्स फॉर्मेशन करते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसमें फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब जरा आगे देखो, बोले द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस। बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन and it oxidizes other halide ions in solution or even in the solid phase। तो बोले फ्लोरीन जो है इनमें सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये दूसरे हैलोजन को सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज कर देता है, या इवन सॉलिड स्टेट से भी उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। इन जनरल अ हैलोजन ऑक्सीडाइजेस हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। मतलब लोअर एटॉमिक नंबर वाला जो हैलोजन है वो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब एक तरीके से ऊपर वाला जो हैलोजन है वो अपने से नीचे वाले हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो फ्लोरीन है वो KCl से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। फ्लोरीन KCl से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो KBr से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, और ब्रोमीन Ki से आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। यहां पे आप ये बोल सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि फ्लोरीन प्लस 2KX गिव्स 2KF प्लस X2। अब यहाँ पे X जो है
एक्स क्या क्या हो सकता है भाई? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को कंसीडर करें तो क्लोरीन प्लस 2KX गिव्स 2KCl प्लस X2। यहां पे X क्या हो सकता है? ब्रोमीन और आयोडीन। और ऐसे ही अगर ब्रोमीन को कंसीडर करें तो ये सिर्फ Ki को ही डिस्प्लेस कर सकता है, या जनरल सेंस में अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो X जो है सिर्फ आयोडीन होगा। ये बात ऑब्जर्व होती है। ऊपर वाला हैलोजन अपने से नीचे वाले किसी भी हैलोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला हैलोजन अपने से ऊपर वाले हैलोजन को किसी भी सिचुएशन में उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब जरा आगे देखो, बोला द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हैलोजेंस in aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potentials, which are dependent on the parameter indicated below. तो इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो पीछे टेबल में गिवन थी, उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू फ्लोरीन के लिए है, फिर क्लोरीन के लिए है, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए। तो इससे पता चलता है कि सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन। The decreasing oxidizing ability of the halogens in aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potentials, which are dependent on the parameters indicated below. अब देखो ये पैरामीटर्स की बात हो रही है, जिसको अभी मैंने आपको यहाँ पे फ्लोरीन के केस में बताया भी था कि अगर आप फ्लोरीन के केस में देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, हाफ F2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरीन एटम। फिर फ्लोरीन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू गिव फ्लोराइड आयन, गैसियस फ्लोराइड आयन, देन गैसियस फ्लोराइड आयन ऑन हाइड्रेशन टू गिव एक्स ये फ्लोराइड आयन एक्वस। तो इस तरीके से ये तीन स्टेप की बात कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे बोल रहे हैं द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस, द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड by their reactions with water. फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन। फ्लोरीन जो है इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। एक तरीके से वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 का फॉर्मेशन करता है। तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन। यहाँ पे नीचे रिएक्शन भी गिवन है। फ्लोरीन प्लस 2H2O gives 4HF, ये 2F2 प्लस 2H2O gives 4HF प्लस O2। ये रिएक्शन होती है। 2F2 plus 2H2O gives 4HF aqueous plus O2. So the relative oxidizing power of halogens can further be illustrated by their reaction with water. Fluorine oxidizes water to oxygen, whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hypohalic and hypohalous acid. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है तो क्या रिएक्शन होती है, आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया हुआ है। X2 plus H2O gives HOX plus HX. X2 plus H2O gives HOX plus HX. यहाँ पे X है क्लोरीन एंड ब्रोमीन।
तो ये है हाइपोहेलस एसिड और ये है हैलिक एसिड। अब जरा देखो, बोला द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर is non-spontaneous. In fact, iodide ion can be oxidized by oxygen in acidic medium. एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीजन है वो आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। The reaction of iodine with water is non-spontaneous. In fact, iodide ion can be oxidized by oxygen in acidic medium. Just the reverse of the reaction observed with fluorine. जो रिएक्शन फ्लोरीन के साथ ऑब्जर्व हो रही है उसकी रिवर्स रिएक्शन आयोडीन के केस में ऑब्जर्व होती है। यानी कि ये रिएक्शन होगी ऑक्सीजन प्लस HI, ऑक्सीजन प्लस HI gives iodine plus H2O. ऑक्सीजन प्लस HI gives iodine plus H2O. तो एसिडिक मीडियम यहाँ पे होना चाहिए। ऑक्सीजन प्लस HI gives I2 plus 2H2O। ये रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है आयोडीन के केस में, तो जो कि रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे 2I2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वाटर के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है। फ्लोरीन जो है वो इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके हाइपोहेलस और हैलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आयोडीन के साथ क्या है, आयोडीन के साथ उल्टा होता है। ठीक है, आयोडीन जो है ये ऑक्सीजन को अगर हम कंसिडर करें तो ऑक्सीजन जो एसिडिक आयोडाइड आयन सोल्यूशन है, ऑक्सीजन एसिडिक आयोडाइड आयन सोल्यूशन से आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है। अब जरा आगे देखो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। मैंने फ्लोरीन के बारे में बताया था कि फ्लोरीन को सुपर हैलोजन बोलते हैं। तो फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर क्या है, बोला लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज एनोमलस इन मेनी प्रॉपर्टीज। जैसे हर ग्रुप के सेकेंड पीरियड एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफर करती है, वैसा ही एबनॉर्मलिटी जो है फ्लोरीन भी दिखाता है बाकी ग्रुप मेंबर्स के कंपेयर में। तो like other elements of P block present in second period of the periodic table, fluorine is anomalous in many properties. For example, ionization enthalpy, electronegativity, and electrode potentials are all higher for fluorine. तो क्या क्या है, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। लगभग आप देखो जो क्लोरीन से डबल से भी ज्यादा है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड सेट बाय अदर हैलोजेंस। ऑल्सो आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, melting point and boiling point, enthalpy of bond dissociation and electron gain enthalpy are quite lower than expected. ये वैल्यूज एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, quite lower than expected. The anomalous behavior of fluorine is due to its small size. अब ये anomalous behavior इसके छोटे साइज की वजह से ऑब्जर्व होता है, due to its small size. Highest electronegativity, low fluorine bond dissociation enthalpy, and non-availability of d orbitals in valence shell. तो फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर किस वजह से दिखाता है,
तो उसके पीछे ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताए जा रहे हैं। पहला, इसका बहुत छोटा साइज है। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तीसरा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत लो है। और चौथा, इसके अंदर इसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से फ्लोरीन जो है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाता है। अब जरा आगे देखो, बोल रहा है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक ड्यू टू द स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विथ अदर एलिमेंट्स। फ्लोरीन की बोल रहा है कि ज्यादातर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, वो बॉन्ड लेंथ उसकी छोटी होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ अदर एलिमेंट। इसलिए जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसमें प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन कंपैरिजन टू जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इनसाइड द रिएक्टेंट। तो इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। So most of the reactions of fluorine are exothermic due to the small and strong bond formed by it with other elements. It forms only one oxo acid, while other halogens form a number of oxo acids. बोले ये सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है और इसका ऑक्सो एसिड होता है HOF। फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है HOF। बाकी जो हैलोजेंस है वो बनाते हैं HOX, HXO2, HXO3, HXO4। ठीक है, तो बाकी हैलोजेंस इतने ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। अब इसके पीछे वही है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी हैलोजेंस के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोले कि इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हैलोजेंस फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए ये लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नहीं है, रूम टेम्परेचर से स्लाइटली बिलो टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड है, उसके ऊपर ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। और ये मतलब फिर भी अगर आप देखो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, और ये इसका जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस। बाकी जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो गैसेस है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे HCl, HBr, HI है, तो ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे तो क्योंकि वॉन्डवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वॉन्डवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ में इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी उन सबका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से काफी कम होता है, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे जरा इनका बॉइलिंग पॉइंट डेटा को देखो तो समझ में आएगा। HF का बॉइलिंग पॉइंट है 293 केल्विन और HCl का है 189 केल्विन, HBr का 206 केल्विन और HI का 238 केल्विन। तो आप देख रहे हो HCl, HBr, HI का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो रूम टेम्परेचर से बहुत कम है, इसलिए ये नेचर में गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। और HF जो है वो स्लाइटली बिलो रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब इनके हाइड्राइड्स का डिस्कशन हो रहा है। तो बोला दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स। They all react with hydrogen to give hydrogen halides, but affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine. अब ये affinity decrease कर रही है, इसके पीछे bond strength responsible है। Hydrogen halides dissolve in water to form hydrohalic acid. Water में dissolve होकर के ये hydrogen ion produce करते हैं, यानी कि hydrohalic acid का formation करते हैं। Some of the properties of hydrogen halides are given in table 7.9. The acidic strength of these acids varies in the order. HF का सबसे कम और HI का सबसे ज्यादा, क्योंकि bond dissociation energy HI की सबसे कम है, तो सबसे आसानी से वो डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, या बोल सकते हैं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन HI प्रोड्यूस करेगा। इसलिए HI जो है यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सबसे कम हाइड्रोजन आयन HF प्रोड्यूस करेगा, इसलिए वो सबसे वीक एसिड है। So the acidic strength of these acids varies in the order. HF is less than HCl is less than HBr is less than HI. The stability of these halides decreases down the group due to decrease in bond dissociation enthalpy. In the order HF जो है अगर हम कंसिडर करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, HCl में उससे वीक, HBr में उससे वीक और HI में वीकेस्ट। इसीलिए अगर आप देखो तो अगर इनका रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करें तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इनमें HI है। सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इनमें HI है। वैसे ओवरऑल भी अगर आप देखो तो HI बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन किया गया है। तो जैसे अगर आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर को देखो तो उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट HI का है, उसके बाद फिर HF है। HI के बाद HF, फिर HBr, फिर HCl। अब ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा HI, उसके बाद HF, उसके बाद HBr और सबसे कम HCl। ये है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर आप इसको देखो तो सबसे ज्यादा HF, उसके बाद HI, उसके बाद HBr और सबसे कम HCl का। ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें या ऑर्डर ऑफ डेल्टा H डिसोसिएशन, सीधे इसको देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डेल्टा H डिसोसिएशन क्या है? HF के लिए सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। ये है डेल्टा H डिसोसिएशन का ऑर्डर। और डेल्टा H डिसोसिएशन का अगर ये ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर को अगर हम कंसीडर करें तो HF का सबसे कम, HCl का उससे ज्यादा, HBr का उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर HI का है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर को देखें तो HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr और सबसे कम HI की।
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को अगर देखें तो HF का सबसे कम, फिर HCl, फिर HBr और सबसे ज्यादा HI का। यहाँ पे इनकी पी के वैल्यू गिवन है, तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के, तो पी के वैल्यू HI के लिए -10 है और HF के लिए 3.2 है, तो सबसे कम वैल्यू पी के की HI के लिए है, इसलिए इसमें सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो HI ही होगा। अब जरा आगे देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो बोला है कि हैलोजेंस फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। Halogen forms many oxides with oxygen, but most of them are unstable. Fluorine forms two oxide, OF2 and O2F2। ठीक है, तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो दो ऑक्साइड बना रहा है, OF2 एंड O2F2, ये दो ऑक्साइड फ्लोरीन बना रहा है। बोल रहे हैं हाउएवर ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल, ये वाला जो ऑक्साइड है ये अनस्टेबल है। Fluorine form two oxides OF2 and O2F2. However, only OF2 is thermally stable at 298 Kelvin. These oxides are essentially oxygen fluorides. इनको हम फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे बल्कि ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसलिए इनको ऑक्सीजन फ्लोराइड बोला जाना चाहिए, ऑक्सी फ्लोराइड नहीं बोला जाना चाहिए, नहीं फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोला जाना चाहिए, ऑक्सीजन फ्लोराइड इनको बोलना चाहिए। आप जरा आगे देखो, तो बोल रहे कि they are essentially oxygen fluorides because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen. Both are strong fluorinating agents. ये जो OF2 और O2F2 है, बोला they are strong fluorinating agent. तो बोले both are strong fluorinating agents. O2F2 oxidizes plutonium to PuF6. जैसे अगर हम मान लो हमारे पास यूरेनियम सैंपल है, तो यूरेनियम सैंपल में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो नेचुरल एबंडेंस है उसमें 0.7% यूरेनियम 235 होता है और 99.3% यूरेनियम 238 होता है जो नेचर में यूरेनियम मिलता है। अब इसमें से जो ये वाला यूरेनियम होता है ये एज अ न्यूक्लियर फ्यूल सुटेबल है, सुटेबल एज न्यूक्लियर फ्यूल। ये ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 लेस रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए एज अ न्यूक्लियर फ्यूल जो है यूरेनियम 235 सुटेबल है। तो अब हमें क्या करना होगा
अगर हमें ये यूरेनियम 235 को एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज करना है, तो ऑब्वियसली जो यूरेनियम जो है हमें माइनिंग के थ्रू मिलेगा, उस यूरेनियम को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते न्यूक्लियर फ्यूल के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस मिक्सचर से यूरेनियम 235 को सेपरेट करना होता है, या मिक्सचर के अंदर यूरेनियम 235 का अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है, यूरेनियम 235 को इनरिच करना होता है। अब यूरेनियम 235 को इनरिच करने के लिए देखो करते क्या है, इसको हम ये जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करा देंगे। मान लो O2F2 के साथ रिएक्ट करा दिया। अब O2F2 के साथ अगर इनको रिएक्ट कराया तो ये O2F2 क्या करता है, यूरेनियम 235 को भी UF6 में कन्वर्ट कर देगा और यूरेनियम 238 को भी UF6 में कन्वर्ट कर देगा। ये यूरेनियम 235 को भी UF6 में कन्वर्ट कर देता है और यूरेनियम 238 को भी UF6 में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद अगर सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर है तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये गैसियस मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और फिर इस गैसियस मिक्सचर का डिफ्यूजन करा करके हम इसका अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, यूरेनियम 235 का अमाउंट को डिफ्यूजन करा करके हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो जब आप डिफ्यूजन कराओगे तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है वो तेजी से डिफ्यूज करेगी, तो जो आउटगोइंग गैस होगी, आउटगोइंग गैसियस मिक्सचर होगा, उसमें इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने देखा ऑक्सी फ्लोराइड का क्या रोल है। ऑक्सी फ्लोराइड का रोल ये है कि वो यूरेनियम मेटल को UF6 में कन्वर्ट कर देता है, प्लेटिनम मेटल को ये प्लेटिनम नहीं, प्लूटोनियम को PuF6 में कन्वर्ट कर देता है। तो O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। जो बचा हुआ न्यूक्लियर फ्यूल है उससे प्लूटोनियम को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन समझ में आया बेटा? ये ऑक्सीजन फ्लोराइड का जो एप्लीकेशन है ये क्लियर हुआ आपको? जैसे ये गैसियस मिक्सचर बन गया, अब हमें क्या करना है, हमें उसमें इसका अमाउंट को यूरेनियम 235 का अमाउंट बढ़ाना है। तो यूरेनियम 235 का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम उसका डिफ्यूजन कराते। तो डिफ्यूजन कराते तो आपको पता है ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इसका डिफ्यूज करने का रेट यूरेनियम 235 का ज्यादा होगा, यूरेनियम 238 वाले का कम होगा। तो इसलिए जो गैस बाहर निकल रही है, आउटगोइंग जो गैसेस मिक्सचर होगा, उसमें यूरेनियम 235 का अमाउंट बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके हम यूरेनियम 235 का अमाउंट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अब जरा आगे देखो, बोला क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन form oxides in which the oxidation state of these halogens range from +1 to +7। Chlorine, bromine and iodine form oxides in which the oxidation state of these halogens range from +1 to +7। A combination of kinetic and thermodynamic factors lead to the generally decreasing order of stability of oxides forming by halogens।
इसमें आप देख रहे हो कि जो आयोडीन का ऑक्साइड है उसको सबसे ज्यादा स्टेबल बता रहे हैं और ब्रोमीन का ऑक्साइड को सबसे कम बता रहे हैं। और इसके पीछे एक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है जिसको मिडिल रो एनॉमली बोलते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ऑक्साइड हो, बोल रहे हैं कि ऑक्साइड की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें आयोडीन का ऑक्साइड आपको सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा और ब्रोमीन का ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको कंसिडर करें I2O7, ठीक है, I2O7, Cl2O7 एंड Br2O7, ये ऑक्साइड्स हैं इनके। अगर इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसका मतलब इनमें सबसे कम स्टेबल ये है, सबसे कम स्टेबल ये है बेटा। इसका मतलब सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा। जो ऑक्साइड जितना कम स्टेबल होगा वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी है इनकी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को अगर देखें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो उसको भी आप यहां पे नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो इसका अपोजिट ऑर्डर ऑब्जर्व होगा। तो बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स लीड टू द जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय हैलोजेंस। आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्लोरीन के ऑक्साइड से ज्यादा है और क्लोरीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ब्रोमीन के ऑक्साइड से ज्यादा है। ट्रेंड या तो होना चाहिए था आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और क्लोरीन के ऑक्साइड की सबसे कम, या इसका उल्टा ऑर्डर होना चाहिए था। बट इसमें चेंज क्या है, जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की ऑक्साइड की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली सबसे कम है, तो इसको बोलते हैं मिडिल रो एनॉमली। और ये बेसिकली एक्सप्लेन होता है काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स के बेसिस पे, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फिर देखो आगे क्या बोला, द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। ये एक गजब बात बोली गई कि जो हायर ऑक्साइड्स है, हायर ऑक्साइड्स का मतलब जिनमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वो लोअर ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि हायर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, लोअर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। तो जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं Cl2O है, ClO2 है, ClO2 है, Cl2O6 है, यानी कि इसका मोनोमर हो जाएगा ClO3, ClO3 या Cl2O6 और Cl2O7। अब यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो तो +1 है, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, हाँ +6 है और इसमें +7 है। तो अगर हम इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंसिडर करेंगे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है।
तो अगर ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इसका उल्टा। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर को अगर कंसीडर करें तो इसका रिवर्स होना चाहिए। तो बोला क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7 are highly reactive oxidizing agents and tend to explode. Chlorine oxide Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7 are highly reactive oxidizing agents and tend to explode. ClO2 is used as a bleaching agent for paper pulp. किसकी बात कर रहे हैं? ये पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। द ब्रोमीन ऑक्साइड्स Br2O, BrO2, BrO3 are the least stable halogen oxides, middle row anomaly। ठीक है, तो जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये I2O है, ठीक, I2O, फिर उसके बाद I2O के बाद आ जाएगा Cl2O और सबसे कम स्टेबल होगा Br2। I2O सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, Br2O सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये I2O6, then Cl2O6, then Br2O6। हर बार आप देखोगे कोई भी ऑक्साइड को आप कंसीडर करोगे, ब्रोमीन का ऑक्साइड आपको सबसे कम स्टेबल मिलेगा और आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल मिलेगा। तो आपको दो इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है। पहली बात कि जब जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर सेम हैलोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स को कंसीडर करें तो जैसे जैसे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब ऑक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है। ठीक, और दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि अगर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है बट हैलोजन चेंज हो रहा है, अगर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और हैलोजन को हम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल और ब्रोमीन का ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होगा। क्लोरीन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट ऑर्डर की होगी। तो बोले द ब्रोमीन ऑक्साइड्स Br2O, BrO2, BrO3 are the least stable halogen oxides, middle row anomaly and exist only at low temperatures। तो ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। They are very powerful oxidizing agents। The iodine oxides I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids। The iodine oxides I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids and decompose on heating। हीट करने पे डिकम्पोज होते हैं। I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide। ये जो I2O5 के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस होता है। जैसे अगर हमें ये पता करना है कि भाई किसी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उनका कितना कितना परसेंटेज है, तो जब हम ऑक्सीजन का एस्टिमेशन सबसे लास्ट में करते हैं, पहले कार्बन और हाइड्रोजन का एनालिसिस करते हैं, फिर नाइट्रोजन की, सल्फर की, फास्फोरस की, हैलोजन की, इन सब की एनालिसिस करने के बाद लास्ट में हम ऑक्सीजन की एनालिसिस करते हैं। तो ऑक्सीजन की एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहां पे ये रिएक्शन यूटिलाइज होती है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप पढ़ करके भी आपको लग रहा होगा यहाँ से बहुत
वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, या इधर आप देख रहे हो कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो उसी के बेसिस पे इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिसाइड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। इसी तरीके से अगर हम पर हैलाइट आयन को कंसीडर करें, तो पर हैलाइट आयन का ऑक्सीडाइजिंग पावर को भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हैलाइट आयन, पर हैलाइट आयन। तो इसमें भी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर BrO4 नेगेटिव की होगी, फिर ClO4 नेगेटिव, और फिर IO4 नेगेटिव की। तो IO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इसमें, एक मिनट, यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे एक चेंज है। BrO4 नेगेटिव का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर में कंसीडर करते हैं IO4 नेगेटिव को, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर है ClO4 नेगेटिव की। BrO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, और ClO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होती है। ठीक है, पर हैलाइट आयन में BrO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, और ClO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है। इसी तरीके से एक और ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ऑर्डर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑर्डर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर हम ऑर्डर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन को कंसीडर करें, तो पहले तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। 3XO नेगेटिव, 3XO नेगेटिव गिव्स 2X नेगेटिव प्लस XO3 नेगेटिव। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जो यहां पे ऑब्जर्व होती है। 3XO नेगेटिव गिव्स 2X नेगेटिव प्लस XO3 नेगेटिव। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन देखें, तो IO नेगेटिव की डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। IO नेगेटिव की सबसे ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी है, फिर BrO नेगेटिव, और फिर ClO नेगेटिव। सबसे ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी IO नेगेटिव की है, उसके बाद BrO नेगेटिव की है, फिर ClO नेगेटिव की है। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें ऑफ सेम हैलोजन, अगर हैलोजन फिक्स है, तो जैसे जैसे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। जैसे जैसे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि सेम हैलोजन का जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड होगा, वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा,
और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्साइड होगा वो लीस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वैसे तो ये सब बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एक दूसरे के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का ट्रेंड जो है वो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको बोलेंगे, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग इनको हम रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और उसके बाद आपने ये देखा कि अगर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फिक्स्ड है, तो जो ब्रोमीन का ऑक्साइड है वो लीस्ट स्टेबल है और आयोडीन का ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल है। ब्रोमीन का ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल, आयोडीन का ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल, मतलब ब्रोमीन का ऑक्साइड सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडीन का ऑक्साइड सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, पर हैलेट आयन के केस में ऑर्डर बदल रहा है। पर हैलेट आयन के केस में आप देख रहे हो पर ब्रोमेट आयन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर पर आयोडेट आयन, और सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर क्लोरेट आयन। और एक ये केस है जिसमें हाइपोहैलाइट आयन का डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा पर आयोडेट आयन में होती है, फिर पर ब्रोमेट आयन में होती है, फिर पर क्लोरेट आयन में होती है। गलत बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी हाइपो इसको हम बोलेंगे हाइपो आयोडाइट आयन में सबसे ज्यादा, ये हाइपो आयोडाइट आयन बोला जाएगा, ये हाइपो ब्रोमाइट आयन बोला जाएगा, और ये हाइपोक्लोराइट आयन बोला जाएगा। पर लगाते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, पर और एक हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लगाते हैं, और हाइपो अस एंड आइट ये हमेशा लगाते हैं लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको भी आप एक बार फिर से समझ लो, पहले 11th क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है मैंने। तो जैसे अगर हमारे पास ये है HOX, HXO2, HXO3, HXO4, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो +1, +3, +5, +7। अब देखो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं नेम में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है हाइपो। बीच वाले जो ऑक्सो एसिड्स है उनके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं पर। अब जरा देखो सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड है उसके साथ सफिक्स हमेशा यूज होगा अस, उससे ऊपर वाले के लिए भी अस, ठीक है। और इसके लिए एक और इसके लिए भी एक, मतलब अगर 4 ऑक्सो एसिड है तो जो 2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उनके साथ अस सफिक्स, और जो 2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उनके साथ एक सफिक्स यूज होगा। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा हाइपोहैलस एसिड। इसका नेम हो जाएगा हैलस एसिड, हैलस एसिड। इसका नेम हो जाएगा हैलिक एसिड, हैलिक एसिड। और इसका नेम हो जाएगा पर हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड। ये इनके नेम होंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने आयोडीन कंसीडर किया है तो हाइपो आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड, ये आयोडस एसिड हो जाएगा, ये आयोडिक एसिड हो जाएगा, और ये पर आयोडिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, आप देखो इनके एनायन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे
अगर एसिड के नेम में अस आता है तो एनायन के नेम में आइट आएगा। अगर एसिड के नेम में अस आता है तो एनायन के नेम में आइट आएगा। अगर एसिड के नेम में इक आता है तो एनायन के नेम में एट आएगा। एसिड के नेम में अस तो एनायन के नेम में आइट, एसिड के नेम में इक तो एनायन के नेम में एट। इसलिए हमने यहां पे क्या कंसीडर किया, ये XO नेगेटिव इसका एनायन है। XO नेगेटिव इसका एनायन है, तो ये हाइपोहैलस एसिड है। हाइपोहैलस एसिड, तो हम इसको बोलेंगे हाइपोहैलाइट आयन, हाइपोहैलाइट आयन। तो ये हाइपोहैलाइट आयन है। और अब आप जरा XO3 नेगेटिव को देखो, वो इसका एनायन है। XO3 नेगेटिव इसका एनायन है। ये है हैलिक एसिड, एक तो 8, तो हम इसको बोलेंगे हैलेट आयन। ये हैलेट आयन है। ये सारी बात समझ में आ गई बेटा? ये पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर? अब आप देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। तो बोले हैलोजेंस रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। Halogens react with metals to form metal halides. For example, bromine reacts with magnesium to give magnesium bromide. The ionic character of the halides decreases in the order. अगर मेटल फिक्स है तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक होगा और आयोडाइड सबसे कम, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी आयोडाइड आयन की सबसे ज्यादा है और फ्लोराइड आयन की सबसे कम है। एनायन जितना बड़ा होता है उसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। एनायन जितना छोटा होता है उसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी उतनी कम होती है। तो अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो आयोडाइड आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और फ्लोराइड आयन की सबसे कम होती है। तो बोले द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। मेटल फ्लोराइड के अंदर सबसे ज्यादा, फिर मेटल क्लोराइड, फिर मेटल ब्रोमाइड, फिर मेटल आयोडाइड। यहाँ पे बोला वेयर M इज अ मोनोवैलेंट मेटल। इफ अ मेटल एग्जिबिट्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, द हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट। अब ये भी कॉमन सी बात है कि अगर सेम हैलोजन के साथ, ठीक है, सेम हैलोजन के साथ मेटल जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर रहे हो FeCl3 को और FeCl2 को, FeCl3 को, FeCl2 को। अब यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2, तो ऑब्वियसली इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो केटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो FeCl3 इज मोर कोवेलेंट देन दैट ऑफ FeCl2। FeCl3 is more covalent than that of FeCl2। ठीक है। और अगर हम कंसिडर करते हैं, मान लो हमारे पास FeI3 है, FeBr3 है, FeCl3 है, ठीक है, FeI3, FeBr3, FeCl3, FeF3। अगर ये है फेरिक आयोडाइड, फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक फ्लोराइड। अब यहां पे आप देखो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में सेम हो गई, इसका मतलब मेटल का पोलराइजिंग पावर बराबर है। तो अब कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो एनायन के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो यहाँ पे आयोडाइड आयन है, यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, या क्लोराइड आयन है, या फ्लोराइड आयन है, जिसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी आयोडाइड आयन की होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा पोलराइज आयोडाइड आयन होगा। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑब्जर्व हो। FeI3 is most covalent, FeF3 is least covalent, that is most ionic। तो ये ट्रेंड ऑब्जर्व होता है। तो बोले द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मेटल फ्लोराइड सबसे ज्यादा, देन मेटल क्लोराइड, देन मेटल ब्रोमाइड, देन मेटल आयोडाइड, where M is a monovalent metal। If a metal exhibits more than one oxidation state, the halides in higher oxidation state will be more covalent than the one in lower oxidation state। For example, SnCl4, PbCl4, SbCl5 and UF6 are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3 and UF4 respectively। ये क्लियर हो गया बेटा? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये तो हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल का डिस्कशन। अब इसके बाद आप देखो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अदर हैलोजन। हैलोजन की रिएक्टिविटी दूसरे हैलोजन के टुवर्ड्स। बोले हैलोजेंस कंबाइन अमंग्स देमसेल्व्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज इंटर हैलोजेंस। इन कंपाउंड्स को इंटर हैलोजेंस बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स of the types X, X prime, X, X3 prime, X, X5 prime, X, X7 prime। ये टोटल जो है अगर आप देखो तो 4 अलग अलग टाइप के इंटर हैलोजेंस फॉर्म हो रहे हैं। X, X प्राइम, X, X3 प्राइम, X, X5 प्राइम, X, X7 प्राइम, और ये सब कुछ इनकी +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है। बोला where X is a large size halogen, larger size halogen, and X prime is smaller size halogen। ठीक है, X यहाँ पे बड़ा हैलोजन है और X प्राइम छोटा हैलोजन है। तो जैसे अगर आप कंसीडर करो ये मान लो क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन X हो जाएगा और फ्लोरीन जो है X प्राइम हो जाएगा। आयोडीन और ब्रोमीन है तो आयोडीन जो है वो X हो जाएगा और ब्रोमीन X प्राइम हो जाएगा। बाकी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में काफी डिटेल में आगे इन्होंने डिस्कस किया है इसी ग्रुप में। ये डिस्कशन गिवन है, ये पहले इन्होंने क्लोरीन को डिस्कस किया है, क्लोरीन के बाद फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन के बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का काफी डिटेल में डिस्कशन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब सारा डिस्कशन आगे गिवन है तो अभी मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे बताना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है कि फ्लोरीन, एक एग्जांपल गिवन है, फ्लोरीन एग्जिबिट्स ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हैलोजेंस एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। एक्सप्लेन। तो वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल है नहीं, वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल है नहीं तो वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। तो बोले फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अदर हैलोजेंस हैव d orbitals and therefore can expand their octets and so +1, +3, +5 and +7 oxidation state also। ठीक है, फिर ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है।
जैसे बोला गया कंसिडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो अभी जो कंपैरिजन हमने डिस्कस किया था, बस उसी को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि भाई क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से जरूर ज्यादा है, लेकिन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल फ्लोरीन जो है वो ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन के कंपेयर। फिर बोले गिव 2 एग्जांपल्स टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो 2 एग्जांपल के साथ पूछ रहे हैं कि फ्लोरीन जो है एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, इसको एक्सप्लेन करो। अब वो 2 एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एक तो आप बोलोगे फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक्वायर करता है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है, बाकी हैलोजेंस जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के साथ साथ वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्वायर करते हैं, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि फ्लोरीन जो है वो बाकी सारे हैलोजेंस को अपने सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन बाकी हैलोजन रिमेनिंग हैलोजेंस को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी हैलोजेंस मल्टीपल ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी एक एबनॉर्मलिटी है। अब जैसे आगे बोला सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस कमेंट, तो वो एबंडेंस जो अकरेंस वाला जो पॉइंट था उसको आप कंसीडर करोगे। अब देखो इसके बाद क्लोरीन को डिस्कस किया जा रहा है। बोला क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774, क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शीले बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। HCl को MnO2 से रिएक्ट करा करके उन्होंने क्लोरीन प्रोड्यूस किया। इन 1810 Davy established its elementary nature and suggested the name chlorine on account of its color। तो क्लोरीन का जो नेम है वो उसके कलर के बेसिस पे दिया गया और इसका एलिमेंट्री नेचर को एस्टैब्लिश किया डेवी ने, इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया शीले ने। अब ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स आपके लिए मैं बता रहा हूं। तो क्लोरीन का जो नेम है वो उसके कलर के बेसिस पे आया है, ठीक है। और क्योंकि उसका कलर जो है ग्रीनिश येलो होता है, तो क्लोरोज का मतलब ग्रीक में ग्रीनिश येलो है, इसलिए उसको क्लोरीन नेम दिया गया। अब ये केबीसी में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस का नेम जो है उसके कलर के बेसिस पे है। तो अगर आप कभी केबीसी के पार्टिसिपेंट बनो तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। प्रिपरेशन में देखो बोल रहा है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो पहला मेथड बता रहा है जिसके थ्रू इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया, बोला बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड HCl को MnO2 के साथ हीट करते हैं तो MnCl2, Cl2 एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। However, a mixture of common salt and concentrated H2SO4 is used in place of HCl। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि HCl की जगह पे अगर हम लेबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो HCl की जगह पे हम कॉमन सॉल्ट NaCl और उसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 को प्रिफर करते हैं। However, a mixture of common salt and concentrated H2SO4 is used in place of HCl। तो NaCl जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो HCl बन जाएगा, फिर वही HCl डिकम्पोज होकर के क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा।
तो ये पूरी रिएक्शन गिवन है 4NaCl plus MnO2 plus 4H2SO4 gives MnCl2 plus 4NaHSO4 plus 2H2O plus Cl2। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। अब जरा देखो अगला मेथड बता रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। आप देख रहे हो पोटेशियम परमैंगनेट HCl से रिएक्ट करके उसको क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि एसिडिफाइड KNO4 अगर आपको चाहिए तो वहां पे सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए HCl को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि HCl KNO4 से रिएक्ट कर जाता है। इसलिए एसिडिफाइड KNO4 में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम HCl नहीं यूज करते, H2SO4 को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो अगर क्लोरीन को प्रोड्यूस करना है, ये सब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएंगे। लार्ज स्केल पे क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए इनको नहीं कंसिडर करते। तो मैं कुछ और लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बता रहा हूं क्लोरीन के लिए। जैसे अगर आप ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर से को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे CaCl2 बनता है, Cl2 बनता है और H2O बनता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर PbO2 है और इसको हम HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, PbO2 है, इसको HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, तो PbCl2 Cl2 और H2O। तो यहां भी आप देख रहे हो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इनको भी कंसीडर करते हैं। अब देखो क्लोरीन को अगर मैन्युफैक्चर करना है, लार्ज स्केल पे क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए डेकन्स प्रोसेस को यूज किया जा रहा है। डेकन्स प्रोसेस नेम पहले भी आया हुआ है। तो बोल रहा है कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट एट 723 केल्विन। तो 723 केल्विन पे HCl को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये डेकन्स प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन है 4HCl प्लस O2 CuCl2 कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर है 723 केल्विन। तो यहां पे बन जाता है Cl2 प्लस H2O। तो इस तरीके से लार्ज स्केल पे क्लोरीन को प्रोड्यूस करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस। और भी मेथड्स हैं जो इसके लिए यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को कंसीडर किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू हम क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उससे क्लोरीन फॉर्म होता है। तो बोले क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। ध्यान देना, अगर डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे तो क्लोरीन नहीं प्रोड्यूस होगा। ये सारी बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस हुई है। कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे तो क्लोरीन प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूट NaCl को यूज करेंगे तो क्लोरीन नहीं प्रोड्यूस होगा।
तब अगर डाइल्यूट NaCl करोगे तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, कंसंट्रेटेड NaCl को यूज करते तो एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। So chlorine is obtained by the electrolysis of brine concentrated NaCl solution. Chlorine is liberated at anode. It is also obtained as a byproduct in many chemical industries. ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कई सारे जो है प्रोसेसेस में प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है, तो मैं अब क्लोरीन की प्रॉपर्टीज और जो बाकी डिस्कशन है उसको कल की क्लास में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कल की क्लास में, कल आपका टेस्ट भी होना है, कल एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का टेस्ट होगा 7:30 to 8:30 और उसके बाद फिर क्लास होगी। ओके बेटा।